नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांश श्रीवास्तव। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू क्लियर अ लॉट ऑफ थिंग्स। पॉइंट नंबर 1 कि इससे पहले जो कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे आए उसमें मैंने अपना फेस क्यों नहीं दिखाया। इसमें एक रीज़न ये था बिकॉज इस साल मेरा 10th का बोर्ड एग्ज़ाम था और हमारा 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दो टर्म्स में डिवाइडेड था, इस जिसकी वजह से पूरे साल भर देयर वाज अ हेक्टिक कि अब एक बोर्ड आ रहा है, अब एक बोर्ड आ रहा है। और क्रिएटिंग वीडियोज़ लाइक शूटिंग द वीडियोज़ देन एडिटिंग इट देन अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब थोड़ा सा मुझको हेक्टिक लगा। और आई फाउंड कि अगर ऑडियो रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड किया जाए तो वो ज़्यादा आसान पड़ता है, इसीलिए मैंने वैसे वीडियोस बनाना प्रेफर किया। और दूसरा पॉइंट कि लास्ट एक महीने मेरे चैनल पे कोई वीडियो क्यों नहीं आया, तो आई थिंक इसका जवाब तो आपको अब तक मिल ही गया होगा बिकॉज मेरे टर्म 2 के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे और इस वजह से मैं कोई वीडियो किसी भी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाया या एडिट नहीं कर पाया। एंड दैट इज़ वाई कि मेरे चैनल पे कोई भी लास्ट एक मंथ में वीडियो नहीं आया। बाय द वे दिस थिंग अपार्ट, बीते एक महीनों में ऐसी कई सारे इंसिडेंट और इश्यूज हमारे कंट्री में हुए और उनमें से कुछ तो बहुत ही सीरियस थे। इनमें से एक इशू हसदेव फॉरेस्ट के प्रोटेस्ट को लेकर की है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वहाँ पर लोग इतने ह्यूज अमाउंट में इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। इससे पहले कि हम किसी भी और पॉइंट पे जाएं, आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग कि ये पहली बार नहीं है जब हसदेव फॉरेस्ट में रह रहे लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, बीते कुछ सालों में ये ऐसे प्रोटेस्ट कई बार उभर कर हमारे सामने आए और इसके पीछे का भी रीज़न हम आगे वीडियो में देखें। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में हसदेव फॉरेस्ट आता कहाँ पर है हमारे इंडिया में, और इसके बारे में कुछ और डिटेल्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हसदेव फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में आता है और इसका टोटल लैंड एरिया अराउंड 1,70,000 हेक्टेयर्स के करीब है। ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, सुरगुजा और कोरबा नामक 3 जगहों पे हसदेव फॉरेस्ट का लैंड एरिया आता है। तो आइए अब जानते हैं कि एक्चुअली में क्यों बार बार यहाँ के लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि वो अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इस तरीके से अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और कोई छोटा मोटा डिफॉरेस्टेशन नहीं, एक बड़े अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कौन सा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और ऐसा कौन सा वर्क वहाँ पर हो रहा है जिसकी वजह से हर साल कोई ना कोई नया प्रोटेस्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न ये है कि वहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन है वो कोल को लेकर के हो रहा है, यानी कोयले को लेकर के हो रहा है। और यहाँ वहाँ पर ये जो कोल माइनिंग है वो कई सारे फेजेस में डिवाइड है, जिसमें कि फेज़ 1 जो था वो कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ था और इसी साल 2022 के मार्च में पहला फेज़ ख़त्म हुआ, जिसमें टोटल 763 हेक्टेयर्स के अराउंड जो लैंड एरिया था वहाँ पर कोल माइनिंग की गई थी। और इसी साल अप्रैल में गवर्नमेंट ने कोल माइनिंग के लिए सेकेंड फेज़ के लिए अप्रूवल दे दिया और इस साल का जो कोल माइनिंग है वो अराउंड 1136 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एरिया ऑफ हसदेव फॉरेस्ट पर होना है एंड दैट इज़ अ लार्ज अमाउंट। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये सिर्फ 1 और 2 फेज में डिवाइडेड नहीं है। इस प्रोसेस में इसके बाद भी कुछ और फेसेस तक की ये जो कोल माइनिंग की प्रोसेस है वो होगी और वहाँ के पूरे कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जिस एरिया पे जिस फॉरेस्ट को हम इतने धड़ल्ले से डिफॉरेस्ट कर रहे हैं उसी एरिया उसी फॉरेस्ट को कुछ साल पहले हमने नो गो एरिया डिक्लेयर किया था। नो गो एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर हम किसी भी तरीके का कोई भी डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन जिस साल हसदेव फॉरेस्ट को नो गो एरिया डिक्लेयर किया गया था उसके कुछ साल बाद ही उस डिक्लेरेशन को वापस ले लिया गया और फिर फेज 1 की जो कोल माइनिंग की प्रोसेस थी वो स्टार्ट की गई, जो कि अभी इस साल कंप्लीट हो गई और अभी का जो प्रोटेस्ट है वो सेकेंड फेज को लेकर के हो रहा है। फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट का हमारे जीवन में सिग्निफिकेंस कितना है, ये हमको क्लास 1 के ईवीएस के बुक से लेकर के क्लास 12th के बायो के बुक तक पढ़ाया जाता है। और फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसके बाद भी हमारे कंट्री में कभी कोल, कभी डायमंड, कभी डेवलपमेंट के नाम पर ऐसे फॉरेस्ट कटिंग होते ही रहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फॉरेस्ट को हमें सिर्फ इसलिए नहीं प्रोटेक्ट करना है बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो वहाँ पर रह रहे हैं। एंड वो हमको हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे लाता है कि यहाँ पर आखिर में रह कौन रहा है। हसदेव फॉरेस्ट में इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि गोंड प्रजाति की ट्राइब्स हैं वो रहते हैं
और वो ना सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए बल्कि अपने रोज़मर्रा की कई सारी गतिविधियों के लिए हसदेव फॉरेस्ट और हसदेव फॉरेस्ट के वृक्षों पर ही निर्भर। सिचुएशन देखकर मुझे 10th में पढ़े गए एक चैप्टर की याद आती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जो चीज़ किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकती है वही सेम चीज़ किसी और व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। जिसके चीज़ किसी के लिए प्रगति का कार्य करती है वही चीज़ किसी के लिए विनाश का भी कार्य कर सकती है। समझदार प्रोटेस्टर ये कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट ही ना हो। वी ऑल जस्ट वांट कि एक इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच का जो बैलेंस है वो हम बना करके चलें। आप कितना भी प्लास्टिक बैन कर लो, इससे पोल्यूशन तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक कि आप जितना प्लास्टिक बैन कर रहे हो, जब तक जितना प्लास्टिक का आप बायकॉट कर रहे हो उतना ही प्लांट का प्लांटेशन भी आप कर रहे हो। कि आप एक तरफा सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और अप्लाई कर रहे हो तो उसके इफेक्ट दिखने में कई गुना ज़्यादा साल लगेंगे उससे कि अगर आप दो तरफा सोल्यूशन देख रहे हो। और ये दो तरफा सोल्यूशन ये है कि जो प्रॉब्लम्स है उनको कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और प्लांटेशन किया जाए। और अगर हम इसी तरीके से इतने ह्यूज अमाउंट में फॉरेस्ट काटते रहेंगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है ये सब बातें करने के लिए ना हम रहेंगे और ना सुनने के लिए आपको। हमारे क्लासेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हम डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच का एक बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट आई वुड लाइक टू क्वेश्चन वन थिंग कि क्या ये सिर्फ हमको थ्योरी में ही पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं कभी हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो हमारे कंट्री में यहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत थी और इस डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंट को ये हानि पहुँचने वाली थी, लेकिन हमने इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुँचाया जबकि बल्कि हमने ये किया कि हमने डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन ढूंढा। कुल मिलाकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमको rather than just focusing on development और rather than just focusing on environment हमको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए जहां पर हम एक ऐसा डेवलपमेंट ला रहे हैं जो कि किसी के लिए डिस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहा है, जो किसी की ज़िंदगी को ऐसे तहस नहस नहीं कर रहा है। विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड hit the like button. Also share this video with everyone so that more people can see such informative videos जिससे हमको भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। So don't forget to subscribe। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।